अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th के लिए और एक टॉपिक लेके आए हैं। क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में अभी तक हमने एक दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे और एक टॉपिक की जिसका नाम है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी फ्रांस की सोसाइटी। ठीक है, फ्रांस की सोसाइटी में हम जानते हैं इतना कि द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। और जो पहले दो एस्टेट्स थे, द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकंड एस्टेट, दे वर एंजॉयिंग सम प्रिविलेजेस बाय बर्थ। ठीक है, तो एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है। एक मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है जो इमेजिन करते हैं, जो विजुअलाइज करते हैं कि इन प्रिविलेजेस का एंड करें। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा टॉपिक है। एक मिडिल क्लास ग्रो हो रहा है फ्रांस में, एक मिडिल क्लास फ्रांस में ग्रो हो रहा है और जिनका ये मोटिव होता है कि इन प्रिविलेजेस का अंत होना चाहिए। इतना ही देखना है कि a growing middle class envisages an end to privileges. The privileges which were enjoyed by two estates, the first estate and the second estate. ठीक, जो दो एस्टेट्स थे, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट, ये जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, उन प्रिविलेजेस का अंत करना चाहता था ए सोशल ग्रुप जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास। ठीक, यहां पे हमें पहले समझना है कि मिडिल क्लास क्या है। मिडिल क्लास क्या है? मिडिल क्लास इज अ सोशल ग्रुप हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। देखिए, एक सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप मीन्स ये जो सोशल ग्रुप था, और वी कैन से जो ये मिडिल क्लास में मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ मिडिल क्लास, ये कौन थे? याद रखना है, दे डिड नॉट बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट। इनका ताल्लुक फर्स्ट एस्टेट के साथ नहीं था, ना इनका ताल्लुक था सेकंड एस्टेट के साथ। ठीक है, जो मिडिल क्लास के मेंबर्स थे, दे डिडंट ईदर बिलोंग टू फर्स्ट एस्टेट एंड दे डिड नॉट बिलोंग टू द सेकंड एस्टेट। ठीक, फिर वो कौन थे? दे वर एक्चुअली द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट। ठीक है ना, ये मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, लेकिन थर्ड एस्टेट के वो मेंबर्स जिन्होंने वेल्थ अर्न की थी। ठीक है ना, जिन्होंने थोड़ी दौलत कमाई थी। कैसे दौलत कमाई थी? ट्रेड के जरिए और मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स के जरिए इन्होंने थोड़ी थोड़ी दौलत कमा के रखी थी। एंड दे वर एडुकेटेड, ये एडुकेटेड भी थे, और इस चीज की वजह से ये पीजेंट्स या जो बाकी मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट है उनसे थोड़े से वेल्दी थे। ठीक, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन कॉल्ड एज द मिडिल क्लास, क्योंकि ये उतने भी पुअर नहीं थे जितने पीजेंट्स थे, ये उतने भी पुअर नहीं थे जितने पीजेंट्स थे, और उतने भी अमीर नहीं थे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पार्ट नहीं थे न फर्स्ट एस्टेट का, मीन्स न ये क्लर्जी का हिस्सा थे और न ही ये सेकंड एस्टेट नोबिलिटी का हिस्सा थे। ठीक है, दे वर द पार्ट ऑफ थर्ड एस्टेट, लेकिन थर्ड एस्टेट के खाली वो मेंबर्स जिन्होंने ट्रेड के जरिए या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के जरिए थोड़ी सी दौलत कमाई थी, और जो थोड़े एडुकेटेड थे, और उन्हीं को हम कहते हैं कि ये एक मिडिल क्लास है। ठीक, तो यही लोग जो मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक है ना, इन्होंने इमेजिन किया कि जो ये लोग प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, फर्स्ट एस्टेट वाले और सेकंड एस्टेट वाले, इन प्रिविलेजेस का एंड होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया? तो ये था टॉपिक थोड़ा सा, ए ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। ठीक, उसके बाद हमें यहां पे क्या याद रखना है? जो ये मिडिल क्लास है, इसमें एक तो मर्चेंट्स थे, ठीक है ना, ट्रेडर्स थे, उनके साथ साथ यहां पे लॉयर्स भी थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी थे। मतलब मिडिल क्लास में एक तो हमने पढ़ा, मिडिल क्लास में ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, ये मैन्युफैक्चरर्स थे, और उसके साथ साथ यहां पे लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी इस मिडिल क्लास का हिस्सा थे। ठीक, तो ऑलरेडी ये एडुकेटेड थे, तो इसलिए ये बिलीव करते थे, इनका ये बिलीव था कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में, जो भी सोसाइटी में ग्रुप्स है, किसी भी ग्रुप को या किसी भी मेंबर को, जो भी सोसाइटी में मेंबर्स रहते हैं, इनमें से किसी को भी प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना,
देखिए अभी तक मैं क्या बता रहा था, द फर्स्ट estate and the second estate, the members of first estate, the members of second estate were enjoying some privileges by birth. ये by birth some privileges enjoy कर रहे थे। तो जो ये मिडिल क्लास वाला ग्रुप था, इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप को ये प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर क्या होना चाहिए, उनका मेन मकसद ये था कि एक इंसान की, एक आदमी की, एक पर्सन की जो सोशल लाइफ है, जो उसका सोशल स्टेटस है या जो उसकी सोशल पोजीशन है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट। ठीक है, तो ये बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस इन लोगों को मिल रहे थे, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट वालों को, ये पूरी तरह से उसके खिलाफ थे। ठीक, कौन, मिडिल क्लास वाले, मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास ग्रो हुआ, जो मिडिल क्लास ग्रो हो रहा था, किनका, इन्हीं थोड़ा सा जिन्होंने वेल्थ कमा के रखी थी, जो थोड़े थोड़े एडुकेटेड थे, तो उन्होंने ही क्या इन्विसेज किया कि इन प्रिविलेजेस का अंत होना चाहिए। ठीक, और इसका मतलब हुआ कि जो मिडिल क्लास के लोग थे, इनके जो आइडियाज थे, द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास, ठीक है, द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास, दे वर बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी। द आइडियाज ऑफ मिडिल क्लास वेर बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जो पूरी तरह से एब्सेंट थी फ्रांस में। मतलब न फ्रांस के लोगों को फ्रीडम मिल रही थी और न वहां पर इक्वालिटी थी। तो जो आइडिया था किनका, मिडिल क्लास के लोगों का, वो किस पर बेस रखता था, उसकी बेस क्या थी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कई फिलोसोफर्स के आइडियाज पढ़ी। ठीक है ना, कई फिलोसोफर्स के आइडियाज, जैसे कि जीन जैकस रोसो था, ठीक है, या जॉन लॉक या मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ये जो कुछ फिलोसोफर्स थे, इन फिलोसोफर्स ने भी इंस्पायर किया था किसको, इस मिडिल क्लास को। ठीक है, देखिए जो अनपढ़ लोग थे, जो जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, उनको इन फिलोसोफर्स के बारे में कुछ इल्म नहीं था। ठीक, जॉन लॉक, जीन जैकस रोसो या मॉन्टेस्क्यू, ठीक, इनकी फिलॉसफी ने, इनके फलसफे ने, और वी कैन से इन्होंने जो आइडियाज दिए, उन आइडियाज ने इंस्पायर किया इस मिडिल क्लास को। ठीक है, कैसे, जो जॉन लॉक था, यहां पे याद रखना है, जॉन लॉक की एक थ्योरी और वी कैन से एक किताब है उसकी, जिसमें लिखा है जिसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जो जॉन लॉक है, ये पूरी तरह से इनकार करता है। ठीक है, ये बोलता है कि जो एक मोनार्क है, उसके एब्सोल्यूट राइट को या मोनार्क के डिवाइन राइट को ये इनकार करता है। कौन, जॉन लॉक। ठीक है, उसके बाद जो जे रूसो है, जीन जैकस रूसो, उसने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है सोशल कंट्रैक्ट। ठीक है ना, तो जीन जैकस रोसो क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें सोशल कंट्रैक्ट हो बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मींस ये भी टोटली मोनार्की के खिलाफ था। ठीक है ना, मोनार्की देखो, मोनार्की में क्या हुआ करता था, देयर वाज नो कंट्रैक्ट बिटवीन मोनार्क एंड द पीपल। ठीक है, जो मोनार्क कहा करता था वही हुआ करता था, कहां पे, फ्रांस में। मतलब किसी किस्म का कंट्रैक्ट नहीं था मोनार्क और लोगों के बीच में। और जीन जैकस रोसो का कहना क्या था कि देयर मस्ट बी अ सोशल कंट्रैक्ट, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वी कैन से एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें एक सोशल कंट्रैक्ट हो लोगों का, किसके साथ, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। ठीक, और उसके बाद जो मॉन्टेस्क्यू है, मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया है, उसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सुपरेट ऑफ लॉज। ठीक है, और जो ये द सुपरेट ऑफ लॉज है, इसमें मॉन्टेस्क्यू सिखाता है डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, देखिए अभी तक जो फ्रांस है, ऑल द पावर्स ऑफ फ्रांस वर वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मोनार्क। सारे जो पावर्स फ्रांस की थे, चाहे कानून बनाने थे, चाहे कानून इंप्लीमेंट करना था, चाहे कानून को इंटरप्रेट करना था। ठीक है, तो जिसके लिए ऐसी मॉन्टेस्क्यू ने क्या बोला था, लेजिस्लेचर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और जुडिशरी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तीन ऑर्गन्स। और मॉन्टेस्क्यू का कहना है द सुपरेट ऑफ लॉज में कि पावर शुड बी डिवाइडेड among the various organs of government, जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उनके दरमियान पावर्स को डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, कई पावर्स हमें इस लेजिस्लेचर को देने चाहिए, उसके बाद एग्जीक्यूटिव के पास पावर होनी चाहिए, उसके बाद जुडिशरी के पास पावर होनी चाहिए। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ करता था, फ्रांस में जो सारे पावर्स थे, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, जुडिशियल पावर्स थे या लेजिस्लेटिव पावर्स थे, ये सारे पावर किसके हाथ में हुआ करते थे, मोनार्क के हाथ में हुआ करते थे। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने ऐसी सूरत को, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरह से इनकार किया। ठीक, उसके बाद जो इनके आइडियाज थे, किनके आइडियाज,
जॉन लॉक के आइडियाज, जे रूसो के आइडियाज, ठीक है, और मॉन्टेस्क्यू। गर्ज जो ये फिलोसफर्स थे, द पॉलिटिकल फिलोसफर्स, इनके आइडियाज को डिस्कस किया जाता था। इनके आइडियाज को डिस्कस किया जाता था कहां पे? सलून्स में इनके आइडियाज को डिस्कस किया जाता था, कॉफी शॉप्स पे इन पॉलिटिकल फिलोसफर्स के आइडियाज को डिस्कस किया जाता था, फ्रीडम को डिस्कस किया जाता था, इक्वलिटी को डिस्कस किया जाता था, डेमोक्रेटिक राइट्स को डिस्कस किया जाता था सलून्स और कॉफी शॉप्स में, ठीक है। तो उसके बाद जो यही आइडियाज थे, चाहे फ्रीडम का आइडिया था, चाहे इक्वलिटी का आइडिया था, ठीक है, या जो इनके आइडियाज थे, जॉन लॉक, जे रूसो और मॉन्टेस्क्यू के आइडियाज, इनको स्प्रेड किया, इनको फैलाया गया किसके जरिए? बुक्स और न्यूज पेपर्स के जरिए, ठीक है ना। तो गर्ज कहने का यह है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का मेन मकसद था कि फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो लोग हैं, जो वो राइट्स एंजॉय करते हैं या जो प्रिविलेजेस वो एंजॉय करते हैं, उनका अंत होना चाहिए, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि एक क्लास, एक सोशल ग्रुप इमर्ज हो रहा है जो इन प्रिविलेजेस को एंड करना चाहता है, और ऊपर से जो किंग है, किंग ने अभी अभी ऐलान करना था कि बस भाई अब नए नए टैक्स इंपोज करने हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि जो लुई 16 था, व्हेन ही बिकेम द मोनार्क, और जब उसने थ्रोन हासिल की, ठीक, तो उसको मालूम था कि जो हमारी ट्रेजरी है ये खाली है, तो बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स चलाने हैं या जो बाकी डिपार्टमेंट चलाने हैं, आर्मी को चलाना या यूनिवर्सिटीज को चलाना, ठीक है ना, तो या जो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट वहां पे था, उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा कहां से लाते? टैक्स इंपोज करना था, ठीक है। तो ऐसे में जब बादशाह ने इंपोज करे टैक्सेस, ठीक, तो जो मिडिल क्लास था, जो सारे लोग थे, ठीक है ना, दे बिकेम एंग्री, बहुत उनको गुस्सा आया, एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, किसके खिलाफ? इसी मोनार्क के खिलाफ। तो ये था और एक टॉपिक, ग्रोइंग मिडिल क्लास, एडवांटेजेस एंड टू प्रिविलेजेस। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।